गुड मॉर्निंग। आज इनवर्टिब्रेट्स पेपर में हम सेक्शन सी का पार्ट पढ़ेंगे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन हनी बीज। मधुमक्खियों में सामाजिकता कैसी होती है, ये हमारा आज का टॉपिक है। नेक्स्टली अगर हम बात करें सबसे पहले हनी बीज के क्लासिफिकेशन की, इनका किंगडम होता है एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हाइमेनॉप्टेरा, फैमिली एपिडी, जीनस एप्स। ये पूरा क्लासिफिकेशन है। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है कि उनके जो लेग्स हैं वो जॉइंटेड है। जॉइंटेड पोडा मीन्स लेग्स। अगर हम ऑर्डर हाइमेनॉप्टेरा की बात करें तो यहाँ पर इसका मीनिंग होता है कि इसके जो विंग्स हैं, टेरा मतलब होता है विंग्स, हाइमन मतलब होता है मेम्ब्रेनस, झिल्ली युक्त होंगे, मेम्ब्रेनस होंगे। ठीक है, तो हाइमेनॉप्टेरा का मीनिंग ये। एपिडीज की फैमिली है, जीनस एपिस है, अंडरलाइन होगा क्योंकि हम लोग लिख रहे हैं। अब अगर हम बात करें मेनली स्पीशीज की, तो हमारे पास 4 टाइप की स्पीशीज यहां पर प्रेजेंट होंगी। एपिस डॉर्सेटा एंड एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरा। ये 4 टाइप की मेन स्पीशीज हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट है। इंडिका सबसे मेन स्पीशीज है, इंडिया की है, दैट मीन्स इसलिए इसका नाम है इंडिका। और डॉर्सेटा जो है वो मोस्टली माउंटेनस रीजन्स में पाई जाती है, इसलिए डॉर्सेटा हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 4 टाइप की स्पीशीज यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट रहेंगी। नेक्स्ट अगर हम इनके कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि इनके लक्षण कैसे होते हैं, कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, तो कैरेक्टर्स में सबसे पहला कैरेक्टर कि इनके अंदर 3 पेयर ऑफ लैग्स प्रेजेंट हैं, जिसका मतलब हम बोल सकते हैं प्रोथोरैसिक, मीजोथोरैसिक एंड मेटाथोरैसिक। ये 3 टाइप के लैग्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। अगर हम प्रोथोरैसिक की बात कर रहे हैं, मतलब आगे वाले लेग्स हैं, क्लीनिंग में, सफाई में हेल्प करते हैं। मीजोथोरैसिक की बात करते हैं तो बीच वाले लेग्स हैं, यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स को कनेक्ट करके लाते हैं, उन पॉलन ग्रेन्स को ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और मेटाथोरैसिक लेग्स में इनके पॉलन बास्केट्स प्रेजेंट होती हैं, जिनके अंदर ये पॉलन ग्रेन्स को कनेक्ट करके लाते हैं। अगर हम बोले यहाँ पर, तो क्योंकि यहाँ पर स्पर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स इजीली अटैच हो सकते हैं या वहाँ से चिपक जाते हैं, जिसके कारण वो इजीली
रिलीज कर सकते हैं हनी कॉम्ब के अंदर जाकर। सेकेंडली अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो इनके विंग्स, जो पंख होते हैं वो मेम्ब्रेनस होते हैं। वही टू कॉम्प्लेक्स आईज प्रेजेंट होती हैं इनके अंदर। इसके अलावा सोशल होते हैं, सामाजिक होते हैं। हनी का फॉर्मेशन करते हैं। ये सारे इनके कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी सामाजिकता की। सोशल इंसेक्ट्स मतलब इनकी सामाजिकता। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे सामाजिक का मतलब क्या होता है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे मिलजुल कर रह रहे हैं, कैसे बहुत सारा काम है हमारे पास पर हम उस काम को अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में बांट रहे हैं और उस हिसाब से उस कार्य को कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा सामाजिक प्राणी होते हैं हनीबीज, हम सबको पता है इस बारे में। सबसे पहले हम इसका कैरेक्टर देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम बोलते हैं बहुरूपता। ठीक है, इसके अंदर हम बोल सकते हैं ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ट्राइमॉर्फिक होते हैं, मतलब 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, त्रिरूपी होते हैं, 3 टाइप के प्रेजेंट होते हैं। नंबर फर्स्ट क्वीन, नंबर 2 ड्रोन एंड नंबर 3 वर्कर्स। इन्हें हम नर या मेल्स के नाम से जानते हैं। वर्कर्स श्रमिक, क्वीन रानी। क्वीन हमेशा फर्टिलाइज्ड एग से, मतलब निषेचित अंडे से बॉर्न होती है। ड्रोन अनफर्टिलाइज्ड एग, अनिषेचित अंडे से बॉर्न होते हैं। एंड वर्कर्स निषेचित अंडे से बॉर्न होते हैं। ये चीज बहुत इजीली हमें क्लियर है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे कि कैसे पॉलीमॉर्फिक कैरेक्टर ये शो करते हैं। थोड़ा सा डिटेल। क्वीन की साइज की अगर हम बात करेंगे तो क्वीन साइज में सबसे ज्यादा बड़ी होती है। वर्कर्स की बात करें तो वर्कर साइज में छोटे होंगे। इस तरह से प्रेजेंट होंगे। और वहीं हम ड्रोन की बात करें तो ड्रोन थोड़े से साइज में बड़े।
क्वीन की लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो 2 से 3 वर्ष तक इनकी लाइफ स्पैन हो सकती है। इनकी 6 वीक्स तक हो सकती है लाइफ स्पैन, इनकी भी कुछ वीक्स तक हो सकती है, सम वीक्स। ठीक है, ये इनकी लाइफ स्पैन है, कितना वो अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनकी बात करें तो ड्रोन के अंदर एंटीनास एब्सेंट होते हैं। इनका लाइफ स्पैन अलग अलग है। ठीक है, इसलिए हम इस कॉलोनी को बोलते हैं ट्राइमोर्फिक कॉलोनी। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड कैरेक्टर की। रॉयल जेली। रॉयल जेली दी किसको जाती है? सिर्फ उसी फीमेल को जिसे क्वीन में कन्वर्ट करना है, उसी को रॉयल फैमिली ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसी को रॉयल जेली एज अ फूड दी जाती है। और क्वीन की कभी भी डाइट, जैसे हम बोल रहे 4 दिन तक तो उसे पूरा कंप्लीट भोजन दिया जाएगा, कंप्लीट फूड दिया जाएगा, और उसके बाद भी उसका फूड कभी भी रोका नहीं जाता, हमेशा परमानेंटली उसको फूड दिया जाता है। ठीक है, ये एक खासियत होती है क्वीन में कि उसे फूड कंटिन्यूसली हम प्रोवाइड करा रहे हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें रॉयल जेली के कंटेंट की, कि रॉयल जेली में प्रेजेंट क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, विटामिन बी प्रेजेंट होता है, इसके अलावा कुछ लिपिड्स और भी विटामिन्स उपस्थित रहेंगे, ग्लाइकोजन प्रेजेंट रहेगा, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी उपस्थित रहते हैं, और इसके साथ साथ पॉलन ग्रेन्स तो हैं। तो ये सारे और ज़्यादा डिफरेंट कैरेक्टर्स इसके अंदर उपस्थित रह सकते हैं। ठीक है, तो ये रॉयल जेली का ट्रीटमेंट होता है। थर्ड कैरेक्टर की हम अगर बात करते हैं तो कॉलोनी का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनी। ठीक है, कॉलोनी कैसे बन रही है इसकी हम बात करें। कॉलोनी फॉर्मेशन रहते किसके अंदर हैं? बी हाइव के अंदर। ठीक है, या हम बोल सकते हैं बी कॉम के अंदर रहते हैं, ये इनका नेस्ट होता है। कहीं पे भी हो सकता है, कुछ पेड़ों पे, ट्रीज पे भी हो सकता है, कुछ कहीं दीवारों पे भी ये बना लेते हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा कि उनको कौन सी जगह सूटेबल लगे। ठीक है, सेकेंडली अगर हम कॉम के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें स्ट्रक्चर में हेक्सागोनल जैसे कॉम्स प्रेजेंट होंगे, हेक्सागोनल शेप जैसे। इन हेक्सागोनल शेप्स में तो रहते हैं वर्कर्स। एक कुछ बड़े हेक्सागोनल शेप्स आप देखोगे, उसके अंदर रहते हैं ड्रोन्स, मेल्स, और बीच में कहीं पे भी आप
कुछ बड़ा सा स्ट्रक्चर देख सकते हो जहाँ पर रहती है हमारी क्वीन भी रहती है। तो मोस्टली ड्रोन्स और वर्कर्स के हेक्सागोनल ही होंगे स्ट्रक्चर्स, लेकिन क्वीन का कुछ स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं अखरोट जैसा, वॉलनट जैसा होता है। ठीक है, बड़ा होगा सबसे बड़ा, फिर ड्रोन्स का होगा और सबसे छोटा जो साइज होगा वो वर्कर्स का प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्टली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वर्कर्स जहाँ रहते हैं उसको हम वर्कर सेल बोल सकते हैं, जहाँ ड्रोन्स रहते हैं उसे ड्रोन सेल, और जहाँ क्वीन रहती है उसे हम क्वीन सेल या रॉयल सेल के नाम से बोल सकते हैं। इस तरह से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। और सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनी की अगर हम बात करें तो कौन फॉर्मेशन करेगा? क्वीन क्या करेगी? मीटिंग करेगी किसी ड्रोन के साथ, किसी एक मेल के साथ मीटिंग करेगी, और उस मीटिंग के बाद क्या करेगी? बहुत सारे एग्स रिलीज करेगी, बहुत सारे एग्स का फॉर्मेशन होगा। अब उन एग्स के फॉर्मेशन के बाद डिपेंड करता है कैसा एग है, अनफर्टिलाइज्ड है या फर्टिलाइज्ड है। जो एग होगा उसके बेसिस पर किसे बनना है वो डिपेंड करेगा। अब ये क्वीन पर डिपेंड कर रहा है कि वो किस सेल में कौन सा एग रिलीज कर रही है। ये उस पर डिपेंड है टोटली कि जिस सेल में वो जैसा एग रिलीज करेगी उसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, पूर्ण रूप से कायांतरण जिसे हम बोलते हैं। अब जितने ड्रोन्स के साथ, एक ड्रोन के साथ उसने मीटिंग की, बाकी बचे हुए जितने भी ड्रोन्स होंगे उन्हें छत्ते से बाहर निकाल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, कुछ भी करके उन्हें बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। मतलब एक मेल और एक क्वीन साथ रहेंगे, बाकी सारे वर्कर्स ही यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है। मेनली जो कॉलोनी बना रहे हैं, जो नेस्ट बना रहे हैं, वो रोल वर्कर्स ही परफॉर्म करते हैं, वर्कर्स नेस्ट को बनाते हैं, श्रमिक जिन्हें हम बोल रहे हैं। फोर्थ कैरेक्टर की बात करते हैं, इनिशिएशन ऑफ कॉलोनी। कॉलोनी कैसे प्रारंभ हो रही? क्या होगा? एक टर्म होती है स्वार्मिंग, कि अगर नेस्ट में बहुत ज्यादा साइज इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा संख्या में हनी बीज कलेक्ट हो जाती है, तो उसके बाद एक जो क्वीन होती है हमारी, वो क्वीन कुछ वर्कर्स को लेकर प्लस इसके साथ एक दो ड्रोन्स मतलब कुछ मेल्स को लेकर एक नई जगह पे, न्यू प्लेस पर जाएगी और वहाँ पर एक सूटेबल प्लेस सर्च करेगी, और सर्च करने के बाद वर्कर्स वहाँ पे नेस्ट को फॉर्म करेंगे। नेस्ट का फॉर्मेशन वहाँ पर वर्कर्स करेंगे और फिर वो क्वीन भी वहीं रहने लग जाए। लेकिन जो पहले वाला छत्ता था, पहले वाला हाइव था, वहाँ पे क्या होगा? क्योंकि क्वीन क्या है? एक सब्सटेंस रिलीज करती है जिसे हम बोलते हैं क्वीन सब्सटेंस। ठीक है, इस सब्सटेंस को क्वीन रिलीज करती है। इसके कारण कोई और मेंबर जो भी है वहाँ पर प्रेजेंट, वो क्वीन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब क्योंकि क्वीन पहले वाले छत्ते से निकल चुकी है, इसलिए वहाँ पे कोई सब्सटेंस रिलीज नहीं हो रहा, और उस सब्सटेंस के रिलीज नहीं होने के कारण क्या होगा कि वहाँ पर एक और क्वीन बन सकती है अगर हम उसे रॉयल जेली ट्रीटमेंट देते हैं।
तो इस तरह से एक नई कॉलोनी का फॉर्मेशन हो जाता है, न्यू कॉलोनी को स्टार्ट कर सकते हैं। और स्वार्मिंग वहाँ से जाने की क्रिया है कि वहाँ से सारे जाकर किसी और जगह पर उड़ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं एक कॉलोनी की, तो कॉलोनी में क्या कितने वर्कर्स प्रेजेंट होते हैं? मोस्टली तो वर्कर्स ही होंगे, मतलब हम बोल सकते हैं 80,000 तक वर्कर्स वहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। क्वीन एक ही होगी, ठीक है, मेल एक या दो मेल्स वहाँ पर प्रेजेंट रह सकते हैं, ठीक। बाकी हम अगर वर्कर्स की बात करें तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये सिर्फ हम एक अप्रॉक्सीमेशन दे रहे हैं कि इतने मेंबर्स तक वहाँ पर प्रेजेंट रह सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की हम बात करेंगे एयर कंडीशनिंग। कि एक छत्ता है, वहां पर कैसे एक जो बीज हैं अपने छत्ते के तापमान को कैसे नियंत्रित करके रखती हैं। अगर विंटर्स हैं, सर्दियों का टाइम है, तो क्या करेंगी, बीज छत्ते से बाहर आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे हाइव्स बनी हुई होंगी, तो यहाँ पर आ जाएंगी और यहाँ पर आकर अपनी एक्टिविटीज करेंगी, ठीक है। जो भी उनकी एक्टिविटीज होंगी उनको परफॉर्म करेंगी और उसके कारण उनके अंदर क्या होगा, हीट क्रिएट होगी और उस हीट के कारण उनका जो उपापचय या मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और मेटाबॉलिक प्रोसेस अगर बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो तापमान ऑलरेडी रेगुलेट हो गया, नियंत्रित हो जाता है। यही बात अगर हम समर्स की करते हैं तो समर्स में क्या होगा, क्योंकि गर्मी होती है तो वो क्या करती हैं, जो वर्कर्स होंगे वो वाटर कलेक्ट करके लाएंगे, वाटर कलेक्ट करके लाने के बाद छत्ते के पास लाएंगे, हाइव तक पहुंचाएंगे और उस वाटर से जो टेम्परेचर है वो इजीली रेगुलेट हो पाएगा और इस तरह से वो अपने टेम्परेचर को एक नॉर्मल टेम्परेचर पर लाकर प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से वो एयर कंडीशनिंग करते हैं। जैसे हम करते हैं कि गर्मियां हैं तो हम छत पे पानी फैला देते हैं ताकि थोड़ा ठंड हमें लगे, एक नॉर्मल टेम्परेचर तक टेम्परेचर गिर जाए, ऐसा ही ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके डिवीजन ऑफ लेबर, कि अपने कार्य को कैसे डिवाइड करती हैं। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। पहली बात तो क्वीन का कोई वर्क नहीं है, क्वीन कोई कार्य नहीं करेगी वहां पर। सेकेंड, ड्रोन का भी कोई वर्क नहीं है, सिर्फ मेटिंग का कार्य करें। थर्ड, जो भी डिवीजन है वो वर्कर्स के बीच में ही होगा, श्रमिकों के बीच में ही होगा, देखिए सिर्फ श्रमिक ही है जो कार्य करते हैं। अब अगर हम श्रमिक के कार्य को देखें तो ये भी बटे हुए हैं अलग अलग कार्यों में। सबसे पहला तो भोजन कराना, फूड प्रोवाइड करना है ना। तो अगर जितने छोटे श्रमिक होंगे उतने ही वो क्या करेंगे, उनका सबसे सिंपल काम होगा कि लार्वा को वो भोजन कराएंगे, लार्वा को फूड प्रोवाइड कराएंगे, या प्यूपा में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो उसको वो फूड प्रोवाइड कराएंगे, तो भोजन करा रहे हैं। सेकेंड, अब भोजन कहाँ से करा रहे हैं, कहीं से ला रहे होंगे, तो भोजन सर्च करने का कार्य भी होता है, फूड सर्चिंग या फोरेजिंग।
एडल्ट जो सबसे समझदार होते हैं उन्हीं का कार्य होता है कि फूड को कहाँ से कैसे सर्च करके लाना है, कैसा एरिया वहाँ पर प्रेजेंट है, कैसे पॉलन ग्रेन्स होने चाहिए, ये एडल्ट्स का कार्य होता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो सबसे समझदार लोग होंगे वो ही बाहर कमाने जाते हैं, बच्चा कमाने बाहर नहीं जाएगा, बच्चा सिर्फ खा लेगा लेकिन कमाने नहीं जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर होगी, वो भी बाहर सर्च करने, समझदार लोग एडल्ट्स जो सबसे होंगे वो ही यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर वैक्स ग्लैंड्स होते हैं, तो वैक्स प्रोड्यूस करने का भी कार्य कुछ श्रमिक करते हैं, वैक्स का उत्पादन करते हैं। थोड़े से जैसे ही बड़े होंगे तो उनके अंदर ग्लैंड्स डेवलप होने लग जाते हैं और वहाँ से वैक्स निकलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ होते हैं कलेक्टर्स, जो पॉलन ग्रेन्स को अपनी बास्केट में कलेक्ट करके ला रहे हैं और वहाँ बी हाइव के अंदर रिलीज कर रहे हैं कंपार्टमेंट में, और जिस कंपार्टमेंट में रिलीज करेंगे उस कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं पॉलन कॉम। जहाँ पे वैक्स रिलीज करेंगे उसको हम बोलेंगे वैक्स कॉम। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, कार्य की, तो यहाँ पे फैनिंग भी एक कार्य होता है, जहाँ पे जो भी पॉलन ग्रेन वो अपने स्टमक में कलेक्ट करके लाए हैं उस पॉलन ग्रेन को वो रिलीज भी करते हैं, अपने माउथ के थ्रू रिलीज करते हैं हनी कॉम के अंदर, हनी कलेक्टर के अंदर, और रिलीज करने के बाद उसको अपने पंखों से सुखाने की कोशिश करते हैं जिससे जो वाटर है वो पूरा इवेपोरेट हो जाए, वाष्पीकरण हो जाए वाटर का और सिर्फ सॉलिड पार्ट रह जाए, इसलिए हनी हमें गाढ़ा मिलता है। तो फैनिंग का कार्य भी उनका होता है। इसके अलावा क्लीनिंग, साफ सफाई भी करते हैं। ठीक है, फीसेस रिलीज करेंगे, वेस्ट मटेरियल को भी साफ करते हैं, साफ सफाई भी करते हैं। कुछ अंडे ऐसे भी होते हैं जो हैच नहीं हो पाते तो उनको भी वो साफ सफाई करते रहते हैं, तो क्लीनिंग का कार्य भी उनका होता है। ऐसे डिफरेंट कार्य उन्होंने अपने अलग अलग मेंबर्स में डिवाइड कर रखा है, इसलिए हम इसको बोले डिवीजन ऑफ लेबर। ये थे हमारे कैरेक्टर्स। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं हनी बी के कम्युनिकेशन की, कैसे वो आपस में बात करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो मोस्टली हम कम्युनिकेशन में दो टाइप का कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, एक होगा राउंड, एक होगा वेगल मूवमेंट। इस तरह से दो प्रकार के कम्युनिकेशन देखने को हमें मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले जब वर्कर्स जो श्रमिक हैं वो कलेक्ट करके ला रहे हैं पॉलन ग्रेन्स को अपने स्टमक में, अपने क्रॉप में, क्रॉप पार्ट होता है उनका स्टमक, उसके अंदर अगर कलेक्ट करके ला रहे हैं तो सबसे पहले कलेक्ट करके लाते ही वो अपने जो मेंबर्स हैं और श्रमिक उनको क्या करेंगे, एक बार बोलेंगे कि आप एक बार टेस्ट करें, ठीक है, कि कैसा है, तो टेस्ट कराते हैं उन्हें एक बार वहाँ से। सेकेंडली उन्हें सोर्स बताते हैं कि अगर सही है तो वो सोर्स बताएंगे कि कहाँ किस डायरेक्शन में हमें मिले। तो ये जो कम्युनिकेशन लेवल है इनके बीच का कि सोर्स को किस तरह से बता रहे हैं, ठीक है, वो सोर्स अपने मूवमेंट से बता रहे हैं कि कैसे मूव करके हम बता सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये चीज़ अवेलेबल है, ये सोर्स अवेलेबल है, ये फूल अवेलेबल है। तो इस तरह से वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट इजीली कर पाते। अगर हम फर्स्टली बात करें राउंड डांस, ठीक है, डांस या मूवमेंट की तरह वो बताएंगे, जिसे हम वर्तुल भी बोल सकते हैं।
राउंड, गोल गोल घूमना है। ये एक हनी भी है सपोज, ठीक है। इस हनी बी को राउंड डांस करना है। एक बार ये क्या करती है, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई के उल्टा चलती है, और एक बार ये क्लॉकवाइज राउंड मूवमेंट करती है। इस तरह से एक बार क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से वो मूवमेंट करती है। लेकिन ये वाला जो मूवमेंट है ये सबसे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, कि अगर 50 मीटर के अंदर अंदर फूड है, सोर्स है, तो ये वाला मूवमेंट उन्हें शो करेंगे। अब सबसे पहली बात, ये वाला मूवमेंट शो करने के कारण क्या होगा, उसके ऑल मेंबर्स को पता चल जाएगा कि फूड आसपास है, और वो सारे और मेंबर्स भी उसके साथ उस डायरेक्शन में निकल पड़ेंगे। इस तरह से वो कम्युनिकेट कर लेंगे। सेकेंड की हम बात करें, वैगल मूवमेंट। वैगल का मतलब होता है अपने स्टमक को, अपने स्टमक वाले रीजन को वो इस तरह से स्लाइड करती है, एक तरफ, एक बार इधर एक बार इधर, ऐसे मूवमेंट करते हुए वो बताती है। अब इस मूवमेंट में अगर यही हनी बी है सपोज, राइट, दोनों सर्कल्स हैं ये, एक जैसे 8 बन रहा है, इन दोनों सर्कल्स के बीच में स्ट्रेट लाइन में ये मूव करे, ठीक है। एक बार सर्कल करके बीच में वैगल करते हुए मूव करेगी, और इस तरह से डायरेक्शन बताएगी। मतलब हम बोल सकते हैं अगर 100 मीटर तक डायरेक्शन है या इससे ज़्यादा डायरेक्शन है, तो उनके अंदर ये वाला मूवमेंट ही देखने को हमें मिलेगा। 100 मीटर हो सकता है डायरेक्शन 6 किलोमीटर से दूर हो, 6 किलोमीटर तक हो, तो अगर 6 किलोमीटर मतलब बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस है, तो उनका जो वैगलिंग मूवमेंट होगा वो थोड़ा कम वैगल होगा। लेकिन अगर उससे थोड़ा पास है तो वैगलिंग ज़्यादा होगी, हिलेंगी डुलेंगी थोड़ी सी ज़्यादा, तो उससे वो उन्हें पता चल जाता है मेंबर्स को कि डिस्टेंस कहाँ तक प्रेजेंट। अब अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, तो हमने सपोज बोला ये नेस्ट है, ये उसका बी हाइव है, ओके। इस हाइव से अगर ये इस तरफ मूव कर रही है, ये स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर मूव कर रही है हनी बी, और नेक्स्ट इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उस, जैसे सपोज ये है 90 डिग्री के आसपास, तो ये डायरेक्शन बता रहा है कि किस तरह से मूव करेगा। तो सेम डायरेक्शन हम इस तरह से बता सकते हैं। हनी बीज ऐसे ही पहचानती हैं कि उनका जो स्ट्रेट मूवमेंट है वो सन कहाँ से आ रहा है, सन और उनके इस मूवमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल पे अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि किस साइड फूड सोर्स प्रेजेंट है, या बहुत बड़े बड़े किस साइड प्रेजेंट है ग्राउंड्स जहाँ पे फूलों से पॉलन ग्रेन्स इजीली मिल सकते हैं। और एक और बात ये होती है कि सन और उनके मूवमेंट, स्ट्रेट मूवमेंट के बीच में जो एंगल बनता है, सेम वही एंगल उनके नेस्ट और उनके मूवमेंट के बीच में बनता है। कि अगर उन दोनों के बीच में 75 डिग्री एंगल बन रहा है तो वहाँ पे भी 75, 45 उधर बन रहा है तो वहाँ पे भी 45 डिग्री एंगल प्रेजेंट होगा। जैसे हम यहाँ देखते हैं ये हनी बी है, इसका
इसका मूवमेंट ऐसे है, सन यहाँ है तो सन और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, जो भी एंगल बनेगा वो ही एंगल इसके और नेक्स्ट के बीच में बनेगा। ठीक है, एंगल वुड बी द सेम, ऑलमोस्ट क्लोजेस्ट। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें हनी की, हनी के कंपोजिशन की, तो हनी में क्या क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज, थोड़ा सा वाटर भी प्रेजेंट होता है, वाटर के अलावा सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रिन भी यहाँ पर उपस्थित रहता है। इसके अलावा विटामिन ए बी, कुछ अमीनो एसिड्स, कुछ सॉल्ट्स भी प्रेजेंट रहेंगे। सॉल्ट्स के साथ साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स इनके अलावा भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट वैसे तो प्रेजेंट है ही, लेकिन इनके अलावा भी प्रेजेंट रह सकते हैं। कुछ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड वैसे तो आ ही गया, प्रोटीन्स भी कुछ प्रेजेंट रह सकते हैं। तो इस तरह से केमिकल कंपोजिशन होता है हनी का। अब अगर हम नॉर्मली हनी बी के प्रोडक्शन की बात करें तो हनी बी बना क्या क्या रही है? हनी एंड वैक्स, दो तरह की चीजें बना रही है। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है? फर्स्ट, हनी। हनी किस में काम आता है? मेडिसिन में काम आता है। ठीक है, एज अ शुगर इंडस्ट्री में भी काम आ सकता है, शुगर की तरह भी हम ले सकते हैं, या शुगर का ऑल्टरनेटिव भी ले सकते हैं। वही किसी को डायबिटीज है तो आप हनी भी प्रेफर कर सकते हो, प्रॉपर शुगर ना प्रेफर करके। कुछ बीमारियों में, डिजीजेस में काम आता है। आयुर्वेदों में बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ ऐसी हैं जिन्हें हम हनी के साथ प्रेफर कर सकते हैं। कई बार वेट लॉस में सुबह सुबह उठते गर्म पानी के साथ लो हनी, वेट लॉस में। तो इस तरह से इसका यूज आता है और इसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री प्रिपेयर हो रही है जिसके थ्रू इजीली पैसा कमाया जा सकता है। सेकेंड बना रहे हैं ये वैक्स। वैक्स का यूज भी बहुत जगह आता है, जैसे कैंडल्स वगैरह बनाने में, ठीक है, दिया कैंडल बनाने में। कुछ वैक्स का यूज स्टैम्प्स वगैरह बनाते हैं हम, उनमें भी यूज होता है। कुछ वैक्स ऐसे होते हैं जो वाटर को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब वाटर प्रूफ सब्सटेंसेस में यूज आ सकता है। तो इस तरह से वैक्स का भी बहुत इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, इसकी भी इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी है और उसके बेसिस पर ये हमें बहुत अच्छा खासा एक अमाउंट, इकोनॉमिक अमाउंट जो होता है वो दिलाने में हेल्पफुल रहता है। कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था अपन ने। अगर हम हनी बीज के कम्युनिकेशन की बात करें तो उसको स्टडी किया था निकोटीन वर्जन में, ये साइंटिस्ट थे। इसके अलावा एक और थे, कार्ल वॉन फ्रिश, इन्होंने भी इसे स्टडी किया था और इसी बेसिस पर इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था कि इन्होंने इतनी अच्छी स्टडी की। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि कार्ल वॉन फ्रिश ने कम्युनिकेशन स्टडी किया था हनी बीज के। नेक्स्टली अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कम्युनिकेशन के कारण वो हनी बीज एक सन की पोजीशन के बारे में भी पता लगा सकते हैं कि सन की क्या पोजीशन है, किस साइड सन प्रेजेंट है। तो इस बेसिस पर भी वो
बहुत इजीली स्टडी कर सकते हैं। दिस इज द मेन पॉइंट। हर किसी के बस की बात नहीं होती पोजीशन पता लगाना सन की। इतने माइंडफुल इंसेक्ट्स है ये। इसमें हमने बात की थी हनी बीज के बारे में। 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देख लेते हैं एक बार। इनके अंदर हमने क्या देखा, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिला हमें। ठीक है, इनमें ओविपोजिटर्स पाए जाते हैं। ओविपोजिटर्स की अगर हम बात करें तो ये आगे जाके डंक का निर्माण करते हैं, जिसे हम एंटेना टाइप का बोलते हैं, उसे बनाते हैं। इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप के होते हैं। मतलब च्यू कर रहे हैं और प्लस लैप मीन्स जूस को वो अंदर की तरफ ले रहे हैं, क्योंकि फूलों का रस भी लेते हैं तो उसके थ्रू लैपिंग टाइप के होंगे तो इजीली वो अपने जो भी जूसेस हैं उनको अंदर ले सकते हैं। तो माउथ पार्ट्स भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार हम शॉर्ट में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस को देख लेते हैं, ये क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है पूर्ण कायांतरण, मतलब ये जो डेवलपमेंट होगा वो किस तरह का है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बीच में स्टेजेस भी दिखेंगी हमें, डिफरेंट स्टेजेस वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। अगर हम एग स्टेज की बात करें, सपोज एग की बात कर रहे हैं, एग प्रेजेंट है, नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, लार्वा, नेक्स्ट स्टेज में प्यूपा एंड नेक्स्ट स्टेज में एडल्ट। तो इनके अंदर हमें इस तरह के सारे चीजें देखने को सारे मिलेंगे। लार्वा जो होगा वो डिफरेंट इंस्टार्स का हो सकता है, फर्स्ट इंस्टार, सेकेंड इंस्टार, इस तरह से लार्वा हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह का डेवलपमेंट यहाँ पर हमें देखने को इजीली अवेलेबल है। एक और चीज की हम बात करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं उनकी संख्या अलग अलग तरह से हो सकती है। 80,000 के करीब भी वर्कर्स नेस्ट में हो सकते हैं। तो अगर हम नेस्ट की बात कर रहे हैं तो नेस्ट में अलग अलग टाइप के कॉम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक कॉम की हम बात करें तो हमने भी देखा था वर्कर कॉम है जहाँ पे वर्कर्स हैं, ड्रोन कॉम है, क्वीन कॉम है, इसके अलावा हनी कॉम्ब भी होते हैं, वैक्स कॉम्ब भी होते हैं, रियरिंग कॉम्ब भी होते हैं। इसके अलावा स्टोरेज कॉम्ब भी होते हैं जहाँ पे स्टोर करके फूड को रखा जाता है। एक चीज और, इनको जब फूड दिया जाता है, फूड प्रोवाइड किया जाता है, तो फूड देने के बाद वर्कर्स और ड्रोन का फूड अनियमित कर दिया जाता है। मतलब पहले तो हम ऑब्लिगेटरी कंप्लीट फूड दे रहे हैं कुछ डेज के लिए और बाद में जाकर इनका फूड अनियमित या फिर फैकल्टेटिव किया जाता है। दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं और फिर उसके बाद अनियमित की अंतराल में दे रहे हैं, इंटरवल्स में हम फूड को दे रहे हैं। तो
तो हमेशा इन दोनों के अंदर फैकल्टेटिव और अनियमित इंटरवल्स वाला होता है, इसके अंदर ये चीज हमें देखने को नहीं लगती। इसमें हमेशा कंटिन्यूअसली फूड दिया जाता है, क्योंकि क्वीन बनानी है हमें, तो फूड प्रोवाइड कंटिन्यूअसली किया जाता है। जिसमें पहले ऑब्लिगेटरी पहले कंप्लीट होगा, फिर फैकल्टेटिव होगा,